हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करते हैं वो देखते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कैन बी डिटरमाइंड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। इन तीनों पॉसिबिलिटीज पे इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा वो अपन देखते हैं। तीन पॉसिबिलिटीज क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट या अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। एक एक करके तीनों देखते हैं। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देखते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब जिस भी लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट का एग्रीगेट सप्लाई और फुल एम्प्लॉयमेंट की एग्रीगेट डिमांड ये दोनों इक्वल होगी, उस लेवल पे इक्विलिब्रियम होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या था? इकोनॉमी में जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन है वो जो प्रिविलिंग वेज रेट पे उस पे काम करने को तैयार हो, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम कब होगा? जब ऑल दोस हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिविलिंग वेज रेट आर एबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। जितने भी काम करने को तैयार है उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, तो उस कंडीशन पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, अपन ने लास्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मतलब ऐसे सारे पर्सन जो मेंटली और फिजिकली कैपेबल है काम करने के लिए लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन को इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो अगर इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हुआ तो उसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है। समझ में आया? ये डायग्राम वही जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट करेंगे वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। समझ में आया? यहाँ पे क्या है, जितनी एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट की उतनी एग्रीगेट सप्लाई हो रही है, तो ये दोनों EM बराबर है, इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई तो मिल ही रही है, लेकिन कहाँ मिल रही है? बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के भी ऊपर। जैसे ये डायग्राम में देखते हैं, ये तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो इनकम कर्व है, और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है। लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड अभी एग्जिस्टिंग है, एक्चुअली है, वो जो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है उसके ऊपर है, तो मतलब वो ओवर एम्प्लॉयमेंट है। रिक्वायर्ड डिमांड एक्चुअल डिमांड से कम है, तो मतलब एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड मतलब ओवर एम्प्लॉयमेंट है। तो ये जो है वो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है, सिर्फ इतनी ही रिक्वायर्ड है। लेकिन अभी एग्रीगेट डिमांड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितनी है? इतनी है, मतलब इतनी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। मतलब ये EF जितनी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। रिक्वायर्ड कितनी है? ये E पॉइंट जितनी, लेकिन एक्चुअली कितनी है? ये F पॉइंट जितनी। तो ये जो EF है, ये जो दोनों का डिफरेंस है उतना एक्सेस डिमांड है। तो इस एक्सेस डिमांड की वजह से ये एग्रीगेट सप्लाई को इस पॉइंट पे कट कर रहा है एग्रीगेट डिमांड कर। मतलब ये जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो एग्रीगेट सप्लाई को ये E1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है वो एक्चुअल में जितना होना चाहिए था उससे ऊपर जा रहा है, मतलब वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं। इतना एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, लेकिन एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट कितना है? इतना ज़्यादा है। मतलब टोटल इतने से डिमांड ज़्यादा हो रही है। अब इतने से डिमांड ज़्यादा होने की वजह से ये एक्चुअल डिमांड कर्व ऊपर हो गया। अब ये जो नया एक्चुअल डिमांड कर्व है वो अपने इनकम लेवल को किस पॉइंट पे काट रहा है? एग्रीगेट सप्लाई को कहाँ मीट कर रहा है? E1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो E1 पॉइंट है वो नया इक्विलिब्रियम लेवल है, लेकिन ये एक्चुअल में इक्विलिब्रियम लेवल इस E पॉइंट पे होना चाहिए था, तो ये उसके ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। समझ में आ गया? एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड मतलब AD1 इज हायर देन रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मतलब एग्रीगेट डिमांड 0। मतलब ये जो एग्रीगेट डिमांड 1 है जो एक्चुअल है वो एग्रीगेट डिमांड 0 मतलब रिक्वायर्ड से ऊपर है, ज़्यादा है। तो एक्चुअल इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट E1 which corresponds to over full employment of resources। समझ आया? वैसे ही कि वैसे ही अगर रिक्वायर्ड डिमांड से एक्चुअल डिमांड कम हो तो उस केस में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। अब अगेन वही, ये जो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है और ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो दोनों इस E पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। मतलब जो रिक्वायर्ड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है वो E पॉइंट पे होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट कम है, तो उसकी वजह से ये E2 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से नीचे की तरफ एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बन रहा है, तो इसलिए इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इसमें पढ़ लेते हैं, एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड AD1 इज लेसर देन रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड।
तो उसकी वजह से एक्चुअल इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट पॉइंट E2, मतलब इस पॉइंट पे, विच कॉरस्पॉन्ड टू अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। समझ में आ गया? कितने से डेफिसिट डिमांड है? ये EF से डेफिसिट डिमांड है। क्लियर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में चेंज हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। तो चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन एन इनिशियल इंक्रीज या डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज इन द इनकम। मतलब इन्वेस्टमेंट कम या ज़्यादा होने की वजह से जो इनकम में कम या ज़्यादा हो रहा है वो रिलेशनशिप मल्टीप्लायर शो करता है। इन अदर वर्ड्स, चेंज इन इनकम इज अ मल्टीप्लायर ऑफ अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इट एक्सप्लेन्स द नंबर ऑफ टाइम्स इनकम इंक्रीज या डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से कितने टाइम्स इनकम में इफेक्ट आया वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ से बढ़ी, उसकी वजह से इनकम 20 करोड़ से बढ़ गई, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किससे निकालेंगे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को K से डिनोट करता है। तो फॉर्मूला क्या है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम कितना है? 20 करोड़ और चेंज इन इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? 5। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में 5 टाइम्स इफेक्ट आया, 5 टाइम्स इनकम बढ़ गई। क्लियर है? अपन यही फॉर्मूला याद रखेंगे, K इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एमपीसी अपन ने पढ़ा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? अभी अपन ने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पढ़ा, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सेविंग इक्वल टू इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो बराबर होते हैं, और सेविंग कैसे निकाल सकते हैं अपन? इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके। तो इन्वेस्टमेंट का भी क्या फॉर्मूला हो गया? इनकम माइनस कंजम्पशन। तो यहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अगर y माइनस सी के बराबर है तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। दोनों को अपन ने चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ऊपर क्या गया? चेंज इन y अपॉन चेंज इन y। यहाँ पे क्या आ गया? चेंज इन y अपॉन चेंज इन y माइनस चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन y। तो ये चेंज इन y से ये चेंज इन y कट गया, दोनों न्यूमरेटर में इसलिए, और ये दोनों डिनोमिनेटर में थे इसलिए ये से ये भी कट गया, दोनों को 1 1 हो जाएंगे। अब एमपीसी अपन ने क्या पढ़ा था? चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का रेशियो। तो मतलब चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ये क्या होता है? एमपीसी होता है। तो अपन इसको एमपीसी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया? K इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ये डेरिवेशन याद रख लेना, अगर भूल भी जाओ तो ये फॉर्मूला तो जरूर याद रख लेना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। मतलब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे मल्टीप्लायर बढ़ेगा या कम होगा, वैसे ही वैसे जो एमपीसी है वो भी बढ़ेगा या कम होगा। हायर द एमपीसी, हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। समझ में आ गया? अब दूसरा अपन ने एमपीएस भी पढ़ा था। मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अगेन वही, अभी अपन ने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देखा, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। अगेन वही, चेंज इन इनकम को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया तो अपने पास 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी आया। यहाँ तक तो अपन अब एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशनशिप देखा था, वो आ गया। अब अपन ने रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी और एमपीएस पढ़ा था, जिसमें क्या पढ़ा था? एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों 1 के बराबर होता है। तो एमपीसी और एमपीएस 1 के बराबर होता है। अगर एमपीसी को अपन इस साइड से उठा के राइट हैंड साइड में ले जाए तो वो माइनस हो जाएगा। तो एमपीएस क्या हो गया? 1 माइनस एमपीसी। ये 1 माइनस एमपीसी मतलब एमपीएस हो गया। तो इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। मतलब अगर एमपीएस बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर कम होता जाएगा। समझ में आया? तो एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, और एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब अगर एमपीएस बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर कम होगा एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। अपन को इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लायर। अपन को एमपीसी दे रखा है 0.5। अब मल्टीप्लायर और एमपीसी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप पढ़ा था अपन ने? डायरेक्ट रिलेशनशिप। मतलब फॉर्मूला क्या देखा था अपन ने? K इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। डायरेक्ट एमपीसी की वैल्यू 0.5 दे रखी है, तो अपन ने एमपीसी की वैल्यू 0.5 पुट कर दी, तो अपने पास मल्टीप्लायर 2 आ गया। अब अपन को बी पार्ट क्या दिया? 75% ऑफ इंक्रीज इनकम इज कंज्यूम्ड।
इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी इनकम बढ़ रही है, मतलब जितना भी चेंज इन इनकम है, उसका कितना पार्ट कंज्यूम हो रहा है, मतलब अपन को क्या दे रखा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अगर 75% कंज्यूम हो रहा है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हो गया, 0.75। तो एमपीसी की वैल्यू अपन को 0.75 मिल गई। तो अगेन अपन ने एमपीसी की वैल्यू पुट कर दी और मल्टीप्लायर निकाल दिया, क्या आ गया, 4। सेकेंड एग्जाम्पल में मल्टीप्लायर निकालना है, लेकिन इस बार अपन को क्या दिया है, 50% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। मतलब क्या दे रखा है कि जितना भी इनकम बढ़ रहा है, मतलब चेंज इन इनकम है, उसमें से कितना पार्ट सेव कर रहे हैं, मतलब अपन को क्या दिया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ पे लिखा था इंक्रीज इनकम इज कंज्यूम, मतलब एमपीसी दिया, और यहाँ पे लिखा है एडिशनल इनकम इज सेव्ड, मतलब एमपीएस दिया है। तो 50% अगर एमपीएस है, मतलब 0.5 एमपीएस है, और एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशनशिप था, इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब फॉर्मूला क्या था, k इक्वल टू 1/MPS। डायरेक्ट एमपीएस की वैल्यू अपन 50% मतलब 0.5 रख देंगे, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 आ गई। और बी पार्ट में डायरेक्ट एमपीसी दे रखा है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दिया और k की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द चेंज इन इनकम इफ मल्टीप्लायर इज 4। अपन को मल्टीप्लायर दे दिया डायरेक्ट, k की वैल्यू दे दी 4, और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ दे रखा है। अब मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन इनकम अपन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जिसमें से अपन को चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है और चेंज इन इनकम निकालना है। तो डायरेक्ट k इक्वल टू चेंज इन इनकम अपन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इस फॉर्मूले में अपन ने चेंज इन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रख दी, तो अपने पास चेंज इन इनकम आ गई। 4 इक्वल टू चेंज इन इनकम अपन 15 करोड़, ये 15 करोड़ ले लिया, तो चेंज इन इनकम 60 करोड़ आ गई। क्लियर है। और इस क्वेश्चन में अपन को चेंज इन इनकम दे रखा है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी दे रखी है। तो इस बार चेंज इन इनकम की वैल्यू रख देंगे और चेंज इन इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गया। अब दो टाइप का अपन वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, फॉरवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर और बैकवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर। पहले फॉरवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर देखते हैं। इफ विथ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्रीजेस मल्टीपल टाइम्स, इट इज नोन एज फॉरवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर। मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इनकम भी बढ़ जाए तो वो फॉरवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर है। इट रिफर्स टू द एक्चुअल प्रोसेस whereby a multiple increase in income is brought about by increased expenditure on consumption due to new investment। नया इन्वेस्टमेंट की वजह से नया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है और उसी की वजह से इनकम भी बढ़ रही है। मल्टीप्लायर वर्क्स इन अ सिंपल थ्योरी दैट मोर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मोर विल बी द इनकम जनरेशन। जितना ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा उतना ज़्यादा इनकम जनरेशन होगा। कैसे, कोई खर्चा कर रहा है, कोई कंजम्पशन कर रहा है, तो वो सामने वाले के लिए इनकम है। तो जितना ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, मतलब जितना ज़्यादा खर्चा होगा, उतना ज़्यादा सामने वाले के लिए इनकम होगी, मतलब इनकम जनरेशन होगा। समझ में आया। अब वर्क कैसे करता है मल्टीप्लायर प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट जनरेट्स इनकम। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा इनकम बढ़ेगी। एडिशनल इनकम कोज चेंज इन कंजम्पशन। इनकम बढ़ रही है तो उसका एक्सपेंडिचर होगा, किसी की इनकम बढ़ेगी तो वो खर्चा करेगा, मतलब कंजम्पशन भी बढ़ेगा। चेंज इन कंजम्पशन डिपेंड ऑन एमपीसी। एमपीसी क्या है कि मतलब इनकम का कितना पार्ट एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब एक यूनिट इनकम के चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, वो एमपीसी है। तो जो चेंज इन कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जनरेट्स एडिशनल इनकम ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी हाउस होल्ड, उतना ही ज्यादा प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए इनकम होगी। तो जितना भी एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जनरेट हो रहा है उतनी के उतनी एडिशनल इनकम भी जनरेट हो रही है। दिस प्रोसेस कीप्स रिपीटिंग टिल द टोटल इंक्रीज इन द इनकम इक्वल्स टू द प्रोडक्ट मल्टीप्लायर एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब कब तक बढ़ेगा, जब तक जो चेंज इन इनकम है वो मल्टीप्लाई बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। इसको अपन एक टेबल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस टेबल में क्या दिया है, अपन को टाइम पीरियड दिया है, अपन को एडिशनल इन्वेस्टमेंट दिया है, मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया है। जो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट चल रहा था वो तो चल ही रहा है, सिर्फ 20 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट हो रहा है मतलब किसी न किसी की इनकम बढ़ रही है। अभी अपन ने देखा जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उसकी वजह से इनकम भी बढ़ेगी। अपन यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जो एमपीसी है वो 0.5 है, मतलब अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जितना भी इनकम में चेंज हो रहा है उसका आधा कंजम्पशन में चेंज हो रहा है। टोटल अगर 20 करोड़ का इनकम है तो उसमें से उसका आधा मतलब 10 करोड़ कंज्यूम कर लेगा कंज्यूमर। अगर 20 करोड़ की इनकम है तो यहाँ पे 10 करोड़ का कंजम्पशन हो रहा है, तो बाकी जो 10 करोड़ बच रहा है वो सेविंग हो रही है। क्लियर है, तो यहाँ पे सेविंग हो रही है। अब जितना भी कंजम्पशन होगा वो प्रोड्यूसर के लिए इनकम होगी,
तो मतलब यही के यही बाद में जाके इनकम बन जाएगा। तो चेंज इन इनकम कितना हुआ 10 करोड़ का। अब ये इसी 10 करोड़ पे वापस एमपीसी कैलकुलेट होगा। मतलब क्या होगा कि ये 10 करोड़ को अगर कंज्यूम करना है तो उसमें से कंज्यूमर 0.5 मतलब 5 करोड़ का कंज्यूम कर रहा है और बाकी जो 5 करोड़ बच रहे हैं वो सेव कर रहा है। अब ये जो 5 करोड़ इसने कंज्यूम की है वो किसी न किसी के लिए इनकम होगी। तो वापस चेंज इन इनकम कितना हो गया 5 और उस पे एमपीसी कैलकुलेट किया 0.5 हो गया 2.5 और बाकी 2.5 करोड़ सेव हो गया। और ये प्रोसेस ऐसे कैसे चलती रहेगी। कब तक चलेगी? जब तक एडिशनल इनकम जो जनरेट हो रही है वो मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं हो जाए तब तक। पहले मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं। एमपीसी अपन ने 0.5 अज्यूम किया तो मल्टीप्लायर कितना हो गया 2। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक चेंज इन इनकम मल्टीप्लायर इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं हो जाए। मतलब 2 into 20 मतलब 40 करोड़ के बराबर नहीं हो जाए। तो ये अपन को चेंज इन इनकम का टोटल मिल गया 40 करोड़। अब इसमें से अपन ने आधा कंज्यूम किया होगा और आधा सेव किया होगा। तो 20 करोड़ अपन ने कंज्यूम किया होगा और 20 करोड़ सेव किया होगा। तो हुआ क्या, इनकम कैसे जनरेट हुई? सिर्फ 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था जिसमें से टोटल इनकम अपन ने 40 करोड़ जनरेट कर ली, जिसमें से 20 करोड़ अपन ने कंज्यूम किया और 20 करोड़ की सेविंग्स। समझ में आया? समझ में आई पूरी प्रोसेस? सिर्फ 20 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्ट किया मतलब किसी के लिए पूरा 20 करोड़ की इनकम हो गई, जिसमें से उसने 50% कंज्यूम किया और 50% सेव किया। मतलब 10 करोड़ कंज्यूम किया और 10 करोड़ सेव किया। अब ये किसी का कंजम्पशन किसी और के लिए इनकम होता है। तो अगेन ये 10 करोड़ का इनकम हुआ तो उसमें से 50% कंज्यूम होगा और 50% सेव होगा। अगेन किसी का कंजम्पशन किसी के लिए इनकम होगा और ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चलती जाएगी। कब तक चलेगी? जब तक जो चेंज इन इनकम है वो मल्टीप्लायर इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब 2 into 20 करोड़ टोटल 40 करोड़। तो जब तक चेंज इन इनकम 40 करोड़ नहीं हो जाएगी तब तक ये पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। ये डायग्राम में देखते हैं। पहले एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, आई से I1 हुआ और इस इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो ऊपर शिफ्ट हो गया और ऊपर शिफ्ट होने की वजह से एक नया एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व E1 पे मिल रहा है। मतलब नया इक्विलिब्रियम किस पे हो गया? E1 पे शिफ्ट हो गया और E1 पे शिफ्ट होने की वजह से ये इनकम भी M से M1 हो गई। समझ आया? इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इक्विलिब्रियम ऐसा ऊपर शिफ्ट हो गया और इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने की वजह से ये इनकम भी बढ़ गई। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है। क्लियर है? अब बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है? इफ विद फॉल इन इन्वेस्टमेंट देयर इज मल्टीपल टाइम डिक्रीज इन इनकम, इट इज कॉल्ड बैकवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर क्या था? इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इनकम इंक्रीज हो रही थी, लेकिन बैकवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर क्या है? इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से इनकम भी कम हो रही है। मतलब अगर इनकम अगर 100 करोड़ से कम हो रही है और मल्टीप्लायर अगर 2 है तो इनकम कितने से कम होगी? 100 into 2 मतलब 200 करोड़ से। वही अभी अपन ने पढ़ा था, चेंज इन इनकम इक्वल टू मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना है? 100 करोड़ का है। तो चेंज इन इनकम मतलब डिक्रीज इन इनकम कितना होगा? मल्टीप्लायर मतलब 2 into 100 करोड़ मतलब 200 करोड़। समझ में आया? डायग्राम भी देख लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ का है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व ऐसा है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व तो 45 डिग्री लाइन होती है, वो तो कभी चेंज नहीं होती है। तो इक्विलिब्रियम इस ई पॉइंट पे है। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, 100 करोड़ से अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, आई से अगर I1 जा रहा है तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो रही है नीचे की तरफ क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट भी ई से E1 आ गया, नीचे की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो इस शिफ्ट की वजह से ये इनकम भी M से M1 आ गई। और ये चेंज इन इनकम कितना होगा? अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का है और मल्टीप्लायर अगर 2 है तो ये चेंज इन इनकम कितना होगा? मतलब डिक्रीज इन इनकम कितना होगा? 200 करोड़ का। समझ में आ गया? डायग्राम क्लियर है? अब मल्टीप्लायर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मल्टीप्लायर वर्क्स बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इनकम बढ़ रही है तो वो फॉरवर्ड वर्किंग है और अगर इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से इनकम भी कम हो रही है तो वो बैकवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर है। There is positive relationship between MPC and the multiplier. मल्टीप्लायर और MPC के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब MPC अगर बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा और MPC कम होगा तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। और there is inverse relationship between MPS and value of multiplier. MPS और मल्टीप्लायर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये भी अपन ने पढ़ा। मतलब क्या हुआ? अगर MPC बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर कम होगा और अगर MPC कम होगा तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा। क्लियर है? एक और क्या कैरेक्टरिस्टिक है? एग्रीगेट डिमांड कॉज द मल्टीप्लायर इफेक्ट। मतलब इंक्रीज इन कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड ब्रिंग्स मल्टीप्लायर इफेक्ट, फॉरवर्ड इफेक्ट। मतलब जिस वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी उस वजह से मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड किस वजह से बढ़ती थी? कंजम्पशन एक्सपेंस में बढ़ने की वजह से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस बढ़ने की वजह से, गवर्नमेंट एक्सपेंस बढ़ने की वजह से या एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से। ये चारों
एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट से फॉर सेक्टर इकोनॉमी के केस में। तो जब भी इन चारों में से कुछ भी बढ़ेगा तो उस वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से फॉरवर्ड इफेक्ट आएगा। और बैकवर्ड इफेक्ट इसके उल्टे केस में, मतलब अगर कंजम्पशन एक्सपेंस कम हो जाए, या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस कम हो जाए, या गवर्नमेंट एक्सपेंस कम हो जाए, या फिर एक्सपोर्ट्स कम हो जाए, इन चारों केस में बैकवर्ड इफेक्ट आएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड पढ़ेंगे। थैंक यू।